हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। हमने लास्ट क्लास में सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करना शुरू किया था और हमारा जो लास्ट कंपोनेंट हमने डिस्कस किया था दैट वाज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था और हमने ये देखा था कि जो न्यूक्लियस था उसके 3 मेजर फंक्शंस थे। हालांकि ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपकी किताब में 3 लिखे, आप 3 के अलावा और भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा था सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, राइबोसोमल यूनिट्स बनाता है जो बाहर जाके सेल न्यूक्लियस से बाहर निकल के राइबोसोम्स बनाने में काम करती हैं। फिर राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो अल्टीमेटली अब ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो, क्योंकि न्यूक्लियस ने क्या बनाए हैं, राइबोसोमल यूनिट्स। राइबोसोमल यूनिट्स न्यूक्लियस के पोर से बाहर जाके क्या बना रहे हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स पे क्या बनते हैं, प्रोटीन्स। तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस आल्सो कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस। तो पहला फंक्शन आपने क्या बोल दिया कि इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेकंड, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल यूनिट्स which further combines which exit from the nuclear pore and forms ribosomes. Third, it control protein synthesis, क्योंकि राइबोसोम भी प्रोटीन बनाते हैं। और लास्ट मैंने आपको बताया था दे स्टोर जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी, आप उसके लिए लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ तक हम कर चुके थे। फिर मैंने आपको एक लास्ट बात ये बताई थी कि आरबीसी ऐसे होते हैं, हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उनको ए न्यूक्लिएट कहते हैं। और उनमें न्यूक्लियस क्यों नहीं होता वो मैं आपको लास्ट क्लास के एंड में बता चुका हूँ, तो अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। जिसने दोबारा देखना है जाके लेक्चर देख सकता है। आज देखिए, आज हम शुरू करेंगे न्यूक्लियस के बाहर के कंपोनेंट्स। उसमें सबसे पहले आते हैं राइबोसोम्स। देखो बच्चे, जो राइबोसोम्स हैं, आपकी एनसीईआरटी वाले ने क्या किया है, आपकी एनसीईआरटी वाले ने हर चीज़ के बारे में एक 1 वर्ड लिख दिया। जैसे लास्ट क्लास में न्यूक्लियस के बारे में लिखा था, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। सारी इंस्ट्रक्शंस वहीं से जारी होती है। जैसे आपका प्रिंसिपल रूम होता है, सारी इंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल रूम से जाती हैं। तो ऐसे सारी इंस्ट्रक्शन सेल की कहाँ से निकलती हैं, न्यूक्लियस से निकलती हैं। एनसीईआरटी वाला क्या लिख रहा है, राइबोसोम को द प्रोटीन फैक्ट्रीज। वो मैंने आपको आज की क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया कि राइबोसोम की जगह पर आके क्या बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन के सिंथेसिस बनता है यहाँ पर, मतलब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। हालांकि राइबोसोम्स कई तरह के होते हैं, एटीसी टाइप, वो आपने हाई लेवल पे पढ़ने हैं, 9th में नहीं पढ़ने। तो एनसीईआरटी ने राइबोसोम के बारे में बड़ी छोटी सी बात करी है। हाँ, बनते कहाँ हैं, इसके टुकड़े कहाँ बनते हैं, इसके टुकड़े कहाँ बन रहे थे, याद करो, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोइड के अंदर। न्यूक्लियोइड राइबोसोमल यूनिट बना रहा था। वो राइबोसोमल यूनिट कहाँ से बाहर निकल गई थी, न्यूक्लियस के पोर्स में से। पोर से बाहर निकल के उन्होंने जुड़ के क्या बना लिया, राइबोसोम्स। अब वो राइबोसोम पर किसका सिंथेसिस शुरू होगा, प्रोटीन का। तो ये बड़ा आसान है, लिख सकते हैं, दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर्स मे बी प्रेजेंट ईदर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस बात को समझिए, कह रहा है यहाँ तो राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहे होंगे इधर उधर। अगर फ्रीली नहीं घूम रहे हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठे होंगे। यानी कि राइबोसोम अगर पूछे व्हाट इज अ साइट ऑफ राइबोसोम, मतलब कहाँ होते हैं, तो आपने क्या लिखना है, दे आर प्रेजेंट ईदर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, या फिर कहाँ होंगे, और अटैच्ड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका क्वेश्चन लिख लेना, व्हाट इज द साइट ऑफ राइबोसोम। हाँ, फंक्शन क्या है, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं मेरे बच्चों, व्हाट इज द साइट ऑफ राइबोसोम, सेकेंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। चलें आगे, क्या फंक्शन है, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब इनके ऊपर आके प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, आगे चलें। हाँ, नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER लिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। मैंने कहा ना, एनसीईआरटी ने हर ऑर्गेनली के बारे में कुछ ना कुछ 1 लाइनर दिया है, और इसके लिए क्या 1 लाइनर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट।
यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बनने वाला है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 चीज़ें मेजर बनाते हैं। एक फैट को कभी कभी किताब वाला लिपिड लिख देगा, एक प्रोटीन और एक हॉर्मोन्स। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या लिखेंगे? दे हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, किसकी मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट्स, प्रोटीन एंड हार्मोन की मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। पर होते कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको सेल का स्ट्रक्चर याद है, मैंने आपको बताया था जैसे ये सेल है, ठीक है जी, ये सेल से ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पोर्स भी बता दिए थे मैंने। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक न्यूक्लियस के साथ सटे होते हैं, बिल्कुल चिपके होते हैं उनसे, ये बिल्कुल उनके साथ चिपके होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर ही होते हैं, उसके चिपके होते हैं। और इसको हम क्या नाम देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 टुकड़े दिखाई देंगे। एक ऐसा दिखाई देगा जिस पे ऐसे दाने होंगे, और एक ऐसा होगा जिस पे कोई दाने नहीं होंगे। अब ये जो दाने दिखते हैं, ये दाने होते हैं राइबोसोम के दाने दिखते हैं। इसीलिए जो ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिस पे आपको दाने दिखते हैं, आप इसको क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप कहेंगे एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ। स्मूथ क्यों कहा? आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया? क्योंकि इस पे कोई भी दाना टाइप इसके इमेज नहीं दिखती है। लॉजिक क्लियर हो गया? लॉजिक क्लियर हो गया? हाँ, आपसे पूछेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं, तो आप कहेंगे बिकॉज दे कंटेन्स राइबोसोम्स ऑन इट। Why they are known as smooth endoplasmic reticulum? Because they do not have ribosomes on it. क्लियर हो गया? फिर आपसे पूछेगा कि रफ क्या करते हैं और स्मूथ क्या करते हैं। आप कहेंगे जो स्मूथ होते हैं ये बनाते हैं लिपिड्स और ये बनाते हैं हॉर्मोन्स। तो दे हेल्प इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड एंड हॉर्मोन्स। यानी कि एनसीईआरटी ने 2 बातें लिखी हैं, पहले एक लिखी हुई थी, आप लिखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? दे हेल्प इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज। किसकी स्टोरेज? लिपिड एंड फैट एंड हॉर्मोन्स। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ में क्या होते हैं? राइबोसोम। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया राइबोसोम पे क्या बनते हैं? प्रोटीन्स। राइबोसोम पे क्या बनते हैं? प्रोटीन। तो फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करता होगा? प्रोटीन का। यानी कि इनका काम है सिंथेसिस ऑफ, इसको सिंथेसिस कर लेना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हो जाएगा मेरे बच्चों? याद हो जाएगा? तो दोबारा से, न्यूक्लियस के साथ जो स्ट्रक्चर सटा हुआ है उसको क्या कह रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 हिस्से हैं, एक है स्मूथ, एक है रफ। स्मूथ को स्मूथ इसलिए कहते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव राइबोसोम इन इट। रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ इसलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव राइबोसोम इन इट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट लिपिड्स। फैट लिपिड अभी एक ही बात कर लो, आगे चल के अंतर पता चल जाएगा बड़ी क्लास में। अब ये फैट लिपिड कर लो, हेल्प इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट लिपिड एंड हॉर्मोन्स। देखिए, पहले मार्क करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा इसके बारे में। आजिए, आजिए, देखिए जी, मार्क कर लेंगे। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज ऑर्गेनेली दैट स्प्रेड लाइक नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। कह रहा है एक बड़ा ऑर्गेनेली है, छोटा नहीं है, बहुत अच्छा खासा बड़ा होता है ये। अब जैसे आप हाईवे पे निकलते हैं, रास्ते में खेत आते हैं, क्या खेतों का साइज़ उतना होता है जितना आपके घरों का साइज़ है? खेत आपके घरों के साइज़ से 10, 20, 30, 40, 50 गुना बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उन खेतों में क्या होना है? मैन्युफैक्चरिंग होनी है, गन्ना उगना है, अनाज उगना है, चावल उगने हैं। तो बताओ, जगह छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए? बड़ी।
तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, किस किस की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? प्रोटीन की, हार्मोन्स की, फैट्स लिपिड्स की। तो छोटे होंगे बड़े होंगे? अच्छा खासा बड़ा साइज होगा, ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। क्या कह रहा है? कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूअस, मतलब वहीं से शुरू हो जाता है। कहाँ से? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ही शुरू हो जाता है, ठीक है जी। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले की रोल इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, फैट, लिपिड एंड सम हार्मोन। लो जी, ये FN लिख रहा हूँ, FN मतलब फंक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो क्या करना है? आप स्मूथ और रफ दोनों का फंक्शन लिख दो। मेरी बात समझ में आई? आपसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पूछ रहा है, तो उठा के किन किन का फंक्शन लिख देना, स्मूथ का भी लिख देना और रफ का भी लिख देना। तो दोनों हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही। आ जाओ, कह रहे दो तरह के होते हैं। पहली रफ, इट लुक लाइक रफ अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज राइबोसोम अटैच्ड टू द सरफेस एंड इट्स मेनली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सीक्रेशन। तो यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ इन नेचर? व्हाई इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ इन नेचर? तो आप क्या कहेंगे? दे आर रफ इन नेचर बिकॉज दे हैव राइबोसोम्स ऑन इट। सेकंड, इसका फंक्शन। अब बताओ, इसका फंक्शन मैंने बता ही दिया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या बताया मैंने? इन द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस भी करेंगे, सीक्रेट भी कर देंगे, निकाल भी देंगे वहाँ से। जाओ जहाँ जाके काम करना है करो। अब जैसे गन्ने के खेत में गन्ना बनता है, गन्ना वहीं रहता है, आगे भी तो ट्रांसपोर्ट हो ही जाता है। इन द सिंथेसिस एंड प्रोटीन सीक्रेशन, फॉर एग्जाम्पल इन ग्लैंड सेल्स सच एज पैनक्रियाटिक सेल। अब देखो इसका मतलब क्या कर रहा है? हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास के जो सेल होते हैं उनको पैनक्रियाटिक सेल कहते हैं। पैनक्रियाटिक सेल जो होते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बना रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं इंसुलिन। कभी सुना है बच्चों इंसुलिन का नाम? बोलो, इंसुलिन नाम सुना है आप लोगों ने? कहाँ सुना है बच्चे? मेडिसिन से रिलेटेड, या कभी कोई शुगर का पेशेंट हो उसके मुंह से सुना होगा। तो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पैनक्रियास। पैनक्रियास के सेल होते हैं पैनक्रियाटिक सेल। पैनक्रियाटिक सेल एक हार्मोन रिलीज करते हैं, उसको हम कहते हैं इंसुलिन। होता वो प्रोटीन ही है, होता वो बेसिकली प्रोटीन ही है। इंसुलिन एक प्रोटीन का टाइप है। और वो इंसुलिन क्या करता है? ये जो इंसुलिन होता है ये कंट्रोल करता है शुगर लेवल इन ब्लड। तो आपके ब्लड में जो शुगर को कंट्रोल करता है उसको कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन। और इंसुलिन को कौन बनाते हैं? पैनक्रियाटिक सेल। पैनक्रियाटिक सेल कहाँ होते हैं? पैनक्रियास में। पैनक्रियास का बेसिकली काम समझ में आ गया कि भैया इसने, अब पैनक्रियाटिक सेल में किस हिस्से में बन रहे होंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना रहा होगा ये। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन हाई लेवल पे पूछेंगे आपसे, 9th में कोई नहीं पूछेगा कि पैनक्रियाटिक सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होंगे या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होंगे। हमारी बॉडी में बच्चे कई ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, कई ऐसी जगह होती हैं जिनको फैट ज़्यादा बनाना होता है। तो अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये बात सोचो, हमारी बॉडी के जिस हिस्से ने फैट ज़्यादा सिंथेसिस करना है तो उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होनी चाहिए या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होनी चाहिए? स्मूथ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि स्मूथ फैट बनाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको इस आगे की 9th की साइंस में मैंने पढ़ानी है बात। मैं अभी एक बात बताता हूँ। फीमेल में एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं ओवरीज। ओवरीज ओवरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि पेयर में होती हैं, दो होती हैं, एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है। ओवरीज का काम होता है हार्मोन्स बनाना। ये हार्मोन बेसिकली फैट से बनते हैं। अब बताओ फैट को कौन बनाएगा, स्मूथ या रफ? स्मूथ। तो फिर आप गैस कर लो, ओवरी के जो सेल होंगे उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ ज़्यादा होगा या रफ ज़्यादा होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने क्या ज़्यादा बनाने हैं? हार्मोन्स। हार्मोन फैट से बनते हो, फैट हार्मोन होते हैं। तो फैट हार्मोन तभी बनेंगे जब फैट वाली चीज़ ज़्यादा होगी। और फैट वाली चीज़ कौन सी है, स्मूथ या रफ? स्मूथ। अब जैसे मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है, मेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन कौन से होते हैं बच्चों? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अभी आगे चैप्टर में आएगा आपको।
और मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन भी फैट से बनता है। तो आप बताओ मेल की बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन बनाएगा उन सेल के पास कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होने चाहिए, स्मूथ या रफ? स्मूथ होने चाहिए ज़्यादा। लॉजिक समझ में आया आपको? अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ। हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, जैसे मेरे आर्म्स के मसल है, मेरी फोर आर्म के मसल है, मेरी फिंगर के मसल्स हैं, मेरे चीक के मसल हैं। इनके मसल्स के दम पे तो मैं बोल रहा हूँ, पैर के मसल्स के दम पे तो मैं चल रहा हूँ, हाथ के मसल के दम पे तो मैं लिख रहा हूँ। अब मसल्स को चाहिए प्रोटीन। अब बताओ हमारी मसल के सेल निकालो, उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकालो, उसमें स्मूथ ज़्यादा होगा रफ ज़्यादा होगा? उसमें रफ ज़्यादा होगा, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन का। तो हमारे मसल सेल में क्या ज़्यादा है? स्मूथ रफ? रफ। फीमेल बॉडी की ओवरीज में क्या ज़्यादा है? स्मूथ रफ? स्मूथ। टेस्टिस के लिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए, उनके सेल में क्या ज़्यादा है? स्मूथ। तो जो बनाएगा उसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। लॉजिक क्लियर हो गया बच्चे? तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन 3 समझ में आ गए, इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट एंड लिपिड, हार्मोन्स एंड प्रोटीन। और उसमें से प्रोटीन जो बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ क्या बना रहे हैं? स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ फैट लिपिड एंड हार्मोन्स। चलिए आगे, क्लियर होगी बात? चलो मैं आपको दिखा देता हूं, मैं डायग्राम में भी एक बार बच्चों आपको दिखा देता हूं। ये देखो डायग्राम देखिए, डायग्राम देखिए बच्चों। ये न्यूक्लियस के अंदर डेंस पार्ट न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या बना रहा था? राइबोसोमल यूनिट। वो राइबोसोमल यूनिट न्यूक्लियस के पोर से बाहर आके क्या बना देती हैं? राइबोसोम्स। और न्यूक्लियस के ठीक साथ जो स्ट्रक्चर बना आपको दिख रहा है, कंटिन्यूस स्ट्रक्चर, इसको क्या कह रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ हिस्सों पे आपको दाने दिख रहे हैं, कुछ हिस्सों पे आपको दाने नहीं दिख रहे हैं। जहां आपको दाने दिख रहे हैं वो क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक। जहां दाने नहीं दिख रहे हैं वो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उन दानों को क्या कहेंगे? राइबोसोम्स। क्या बनाएंगे? प्रोटीन। लॉजिक क्लियर हो गया? अच्छा, इस डायग्राम में ना मुझे दाने ज़्यादा दिख रहे हैं, स्मूथ कम दिख रहे हैं, तो मसल सेल होंगे। और अगर स्मूथ ज़्यादा दिखते और राइबोसोम कम दिखते तो या तो ओवरीज के सेल हो सकते हैं या टेस्टिस के जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं उसके सेल हो सकते हैं। लॉजिक समझा? या जो फैट बना रहे होंगे उनके सेल हो सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलें। चलिए देखिए बच्चे, स्मूथ का भी फंक्शन एक बार लिख लो बच्चों, मार्क कर लो। रफ का तो मार्क करा दिया ना बच्चों, स्मूथ का भी हो जाएगा, मार्क करेंगे। इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस एंड देयरफॉर लुक लाइक स्मूथ। तो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? वाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक लाइक स्मूथ? वाई दे लुक लाइक स्मूथ? तो आंसर क्या लिखेंगे? दे डू नॉट हैव राइबोसोम ऑन इट, therefore look like smooth. Second function, it is involved in the synthesis and storage. दो बातें लिखनी है, synthesis and storage किसका? फैट एंड हॉर्मोन्स। तो ये वाली लाइन क्या हो गई? ये वाली लाइन इसका फंक्शन हो गई। चलें आगे बच्चों। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि इनको स्मूथ क्यों कहते हैं, बता देना। इनका फंक्शन क्या है वो बता देना, पर ये मत कहना सिंथेसिस एंड स्टोरेज किसका? फैट लिपिड एंड प्रोटीन्स। चलें आगे, आ जाओ। देखिए जी, देखिए गोल्जी ऑपरेटर्स क्या कह रहा है? पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर, पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। अब बच्चों मेरी बात समझो, अभी इसने पीछे न्यूक्लियस को क्या कहा था? कोडिंग इंस्ट्रक्शंस, हाउस ऑफ कोडिंग इंस्ट्रक्शंस। फिर इसने राइबोसोम को क्या कहा था? प्रोटीन फैक्ट्री। फिर इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा था? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसको कहते हैं? आप कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? आप कहेंगे राइबोसोम्स।
अब गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या लिख रहा है, जरा चेक करना, द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। अब जैसे एक बात बताओ, अब बच्चों एक बात बताओ, जैसे कॉफ़ी के जो खेत होते हैं या चाय के जो खेत होते हैं, वहाँ कॉफ़ी उगती है या चाय उगती है, उनकी लीव्स उगती हैं, तो वो तो होगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ वो पैदा हो रही है, खेत हो गए उसके, वहाँ से उनकी लीव्स को उतार लेते हैं, लीव्स को उतार लेते हैं। अब तो वो लीव्स उठा के कहाँ ले जाते हैं, फैक्ट्री में ले जाते हैं, फैक्ट्री में ले जाते हैं एक बहुत बड़ी, वहाँ पर उन लीव से टी को उतारते हैं, फिर उनको और मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करने के बाद फिर उसकी सर्टिफिकेशन करते हैं, सर्टिफिकेशन करने के बाद उसकी पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग करने के बाद स्टोर कर लेते हैं कि भैया अभी ऑर्डर आएगा तो स्टोर कर लो, स्टोर करने के बाद ऑर्डर आया कि भैया मेरे यहाँ पर 500 किलो चाय भेज दो इस कंट्री में, तो उस कंट्री में उतनी किलो चाय ट्रांसपोर्ट हो जाती है या कॉफ़ी ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो क्या सारा का सारा काम खेत में हुआ? नहीं, वो चीज़ उठ के गई कहाँ, फैक्ट्री में, फैक्ट्री में ही वो मॉडिफाई हुई, फैक्ट्री में ही वो सर्टिफाई हुई, फैक्ट्री में ही वो जाके पैकेजिंग हुई, फैक्ट्री में जाके ही उसकी स्टोरेज हुई, फैक्ट्री में जाके ही उसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई। ठीक वही काम गोल्जी ऑपरेटर्स करते हैं। हालांकि एनसीईआरटी वाले ने उसको लिखा पोस्ट ऑफिस, क्या लिखा है, पोस्ट ऑफिस। एक्चुअली आजकल के ज़माने में ना बच्चों को पोस्ट ऑफिस ही नहीं पता होता क्या होता है, नहीं पता होता बच्चों को, क्योंकि आजकल के ज़माने में चिट्ठियाँ ही नहीं कोई लिखता, लेटर ही कोई नहीं लिखता। आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, टेलीफोन का, हाथ में मोबाइल है, जिसको फ़ोन करना फ़ोन करके बात कर देगा। पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराना ज़माना मतलब आज से 30 साल पहले चले जाओ, 25 साल चले जाओ, ठीक है जी, उससे पहले लोग लिखते ही लेटर थे। ये तो व्हाट्सएप आ गया, सारा खत्म हो गया, मोबाइल आ गया, सब काम खत्म हो गया। पहले गलियों में पोस्टमैन दिखते ही रहता था, लोग उसको पकड़ पकड़ के बुलाते थे, भाई आजा मेरे नाम की कोई चिट्ठी है तो बता दे। लोगों को वेट होता था कि मेरे घर कोई लेटर आएगी, मेरे दूर के रिश्तेदार ने कुछ लिखा होगा। पहले सब कुछ पोस्टमैन लेके आता था। अब इसने पोस्ट ऑफिस बोला है। पोस्ट ऑफिस क्यों बोला मैं आपको बताता हूँ। आप जो भी लेटर्स लेटर बॉक्स में डालेंगे, लेटर बॉक्स से उठ के कहाँ चला जाएगा, एक बहुत बड़े पोस्ट ऑफिस। उस पोस्ट ऑफिस में क्या होगा, लेटर्स को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके सोर्टिफाई करेंगे। सोर्टिफाई समझो क्या होता है, वो एक अलग अलग कैबिन बना लेंगे, दिल्ली का कैबिन। मान लो दिल्ली की चिट्ठियाँ आई, दिल्ली के बॉक्स में डाल दी, चंडीगढ़ की चिट्ठियाँ आई, चंडीगढ़ के बॉक्स में डाल दी, पंजाब की चिट्ठियाँ आई, पंजाब के बॉक्स में डाल दी, हरियाणा की चिट्ठी आई, हरियाणा के, कलकत्ता के। तो उन्होंने चिट्ठियों को क्या कर लिया, सोर्टिफाई। क्या कर लिया, सोर्टिफाई कर लिया। सोर्टिफाई करके उनके पैकेट बना लिए कि दिल्ली का पैकेट है, पंजाब का, हरियाणा का, चंडीगढ़ का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, अलग अलग सोर्टिफाई हो गया। पैकेजिंग होगी, फिर पैकेजिंग से वो उठा के अलग अलग शहर भेज देते थे, ट्रांसपोर्ट कर दिया, फिर वो आके डिलीवर कर देते लोगों के घर में जाके, ले भाई तेरे घर की चिट्ठी, तेरे घर की चिट्ठी। और चिट्ठी को फेंकाने के लिए उन्होंने एक डाकिया लेते थे, पोस्टमैन जिसको आप कहते थे। अब दिखता है आपको गली में पोस्टमैन, देखा कभी, दिखता नहीं। तो इसने इसको पोस्ट ऑफिस लिखा है। तो समझ में आ गया पोस्ट ऑफिस क्यों लिखा है। तो बताओ सेल का पोस्ट ऑफिस कौन है, गोल्जी ऑपरेटर्स। अभी बता रहा हूँ। तो जो प्रोटीन बने, कहाँ बने वो प्रोटीन, राइबोसोम में। राइबोसोम किस पे चिपके हुए थे, रफ पे। अब वो प्रोटीन बने, अब वो प्रोटीन बनने के बाद ध्यान से देखेंगे बच्चों, अब तो ये क्या था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल क्या सटा हुआ था, ये क्या था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आधा स्मूथ था, आधा रफ था। इसमें से क्या निकले, जल्दी बताना, बोलो बोलो बोलो। इनमें से प्रोटीन निकले। वो प्रोटीन से एक मेम्ब्रेन बनी, ये वाली मेम्ब्रेन। यानी कि ये मेम्ब्रेन किससे बनी है, उस प्रोटीन से जो कहां से निकला था, यहां से जो प्रोटीन निकला था उससे सबसे पहले क्या बन गई, मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन के बनने के बाद वो प्रोटीन इस जगह से एंटर कर गया। एंट्री इस यहां से करता है, एक होती है एंट्री की जगह, एक होती है एग्जिट की जगह। वो आपने हाई लेवल पे पढ़ना है, यहां नहीं पढ़ना। तो जहां से एंट्री हुई, प्रोटीन अंदर गया, प्रोटीन अंदर जाके मॉडिफाई हुआ,
मॉडिफाई होके सोर्टिफाई हुआ, सोर्टिफाई होके पैकेजिंग हुई, पैकेजिंग होके स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद डिमांड के हिसाब से यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ से घुसा, अंदर क्या हुआ, जैसे चाय की कॉफ़ी आई, पत्तियाँ आई, फैक्ट्री गई, वहाँ मॉडिफाई हुई, सोर्टिफाई हुई, पैकेजिंग हुई, स्टोरेज हुई, और बाद में ऑर्डर आने पे क्या होगी, ट्रांसपोर्ट। वही सारा काम किसने किया, गोल्जाई। पर उसको बनाने के लिए जो आउटर मेम्ब्रेन थी किसकी बनी थी, प्रोटीन की बनी थी, लिपिड्स की बनी थी। वो सारे कहाँ से आए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए थे। तो आप बताओ, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता तो गोल्जाई अपरेटस बनता नहीं, क्योंकि उसकी आउटर मेम्ब्रेन ही उसने बनाई है। तो क्या गोल्जाई अपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है या नहीं है? यस, रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है, उसका उससे लेना देना है। लॉजिक समझ आएगा, उससे उसका लेना देना क्यों है। तो अब इसने क्या क्या किया, मार्क कर ले, फिर बच्चे का डाउट लेते हैं। आ जाओ। यू विल नोटिस सैक ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक क्या होता है, सैक, ये देखो, ये जो ऐसा ऐसा दिख रहा है आपको, ये ऐसा, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक जगह से एंट्री करता है प्रोटीन, एक जगह से एग्जिट कर जाता है, ठीक है। और अंदर आके क्या क्या करेगा, जल्दी बोलो। अंदर आके प्रोटीन का क्या होगा, मॉडिफिकेशन, सोर्टिफिकेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। समझ आ गया इनका काम क्या है। और मार्क करते हैं। टुगेदर दी सैक फॉर्म गोल्जाई अपरेटस, मतलब यही सैक मिलके क्या बनाते हैं, गोल्जाई अपरेटस। और इन सैक की मेम्ब्रेन किसने बनी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल आया उससे बनी है। इट इज फंक्शनली लिंक्ड टू एंडोप्लाज्मिक। अब बताओ, इट इज फंक्शनली लिंक्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे हो गया, क्योंकि वहां से जो आया था मटेरियल उसी से क्या बना, उसी से गोल्जाई अपरेटस की बॉडी बनी। द गोल्जाई अपरेटस एक्ट एज सेल पोस्ट ऑफिस। समझ में आ गया, पोस्ट ऑफिस बच्चों को समझ नहीं, आजकल के बच्चों को क्या समझ में आएगा कि पोस्ट ऑफिस क्या होता है, पर आपको समझ आएगा पोस्ट ऑफिस क्या है। काम देखो, इट मॉडिफाई, सोर्टिफाई, पैकेज प्रोटीन करता है और लिपिड करता है इनटू वेसिकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, सीक्रेशन और लाइसोसोम फॉर्मेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मार्क कर लेना। फंक्शन ऑफ गोल्जाई अपरेटस, फंक्शन ऑफ गोल्जाई अपरेटस, मार्क कर लो। चलें आगे। देखो, जो ये साइंटिस्ट है इसका नाम है कैमिलियो गोल्जाई। कैमिलियो गोल्जाई ने सबसे पहली बार, ये थोड़ी एडिशनल नॉलेज है, करना ना करना वो आपके ऊपर है। कैमिलियो गोल्जाई ने सबसे पहले नर्व सेल लिए थे, लिखा होगा यहाँ पर, और ये रहा, नर्व सेल ऑफ द बार्न आउल। उसने बार्न आउल के नर्व सेल लिए थे, उनको माइक्रोस्कोप में देखा था और उसको धागे जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए थे। शुरू में उसको डाउट था, फिर उसने लोगों को बताया ये कुछ है जो ये कर रहा है। शुरू में लोगों ने उस पर डाउट किया, कहा तो पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। बाद में जब और हाई टेक्नोलॉजी आ गई तो पता चला कि ये इंसान सही कह रहा था। फिर इस इंसान की बात को सही जब ठहराया गया, तब इसको ओनर करने के लिए इसी के नाम पे क्या नाम रख दिया, गोल्जाई अपरेटस। मतलब पहले इसकी बात को माना नहीं, और जब बाद में हाई टेक्नोलॉजी आ गई तो इसकी बात को सलाम किया, सलूट किया, और ओनर करने के लिए इसके नाम पे ही इसका नाम रख दिया, क्या, गोल्जाई अपरेटस। ठीक है मेरे बच्चों, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट शुरू करें, आ जाइए। नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम के आगे क्या लिख रहा है, क्लीन अप सिस्टम। जैसे आपके घर में है ना वैक्यूम क्लीनर, ये बस ये वही काम कर रहा है। अभी बताते हैं क्या कर रहा है ये आपके आजकल मोबाइल में भी तो होता है, एक क्लीन अप सिस्टम होता है। मोबाइल के अंदर क्लीनर सिस्टम होता है ना, सारी जंक फाइल उसमें डाल दो, बेकार की चीज़ उसमें डाल दो, इधर उधर की चीज़ें उसमें डाल दो। कई बार मोबाइल का सॉफ्टवेयर ऐसा होता है, फालतू चीज़ अपने आप ही उठा रहा होता है, उठा के अपने आप ही क्या कर रहा होता है, उनको डिलीट, क्लीन अप। उससे आपके मोबाइल के अंदर क्या बढ़ जाता है, स्पेस। बस ये वही है, ये मोबाइल का क्लीन अप सिस्टम है। क्लीन अप। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पैकेजिंग, स्टोरेज वगैरह कौन कर रहा था, गोल्जाई अपरेटस। और लाइसोसोम क्या कर रहे हैं, जरा देखो क्या कर रहा है, क्लीन अप सिस्टम। कौन सा सिस्टम भाई, क्लीन अप सिस्टम। देखो बच्चों ध्यान से समझो,
सबसे पहले हमने क्या बनाया था, सेल। सेल के इधर क्या बनाया था हमने, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या सटा हुआ था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ स्मूथ थे और कुछ रफ थे, जिन पे रफ थे वो राइबोसोम थे, जिन पे राइबोसोम नहीं थे वो स्मूथ थे। यहाँ से प्रोटीन बने, यहाँ से लिपिड्स बने। अब वो लिपिड प्रोटीन बनने के बाद सैक लाइक स्ट्रक्चर में एंटर कर गए। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दे रहे थे हम, गोल्गी एपरेटस। इसके अंदर क्या क्या हुआ, इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ प्रोटीन लिपिड्स का, सोर्टिफिकेशन हुआ, पैकेजिंग हुई, स्टोरेज हुई, और क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुई। अब यहाँ से जो प्रोटीन निकला, उस प्रोटीन से एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बन गया जिसको लाइसोसोम कह रहा है। क्या कह रहा है ये, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम के अंदर एक मटेरियल भरा होता है, इसको कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव, देखो एंजाइम्स का काम होता है जो रिएक्शंस कराने में हेल्प करे। एंजाइम्स का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में किस चीज़ की हेल्प करे, रिएक्शंस कराने की हेल्प करे। जैसे कोचिंग सेंटर में और स्कूलों में टीचर्स का काम क्या होता है, जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करे। ठीक ऐसे रिएक्शन की हेल्प करने के लिए जो चीज़ आती है उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स। कुछ एंजाइम को हम नाम देते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इसके अंदर क्या भरे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनकी क्या खूबी होती है, ये एंजाइम्स सेल के कंटेंट को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। किसको खा सकते हैं, किसको खत्म कर सकते हैं, सेलुलर कंटेंट को भी खत्म कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। बच्चा कहता है डाइजेस्ट क्या होता है, मैं आपको डाइजेस्ट का एक सिंपल मीनिंग बताऊं, फिलहाल सिंपल 9th क्लास के लेवल तक का। जब कोई बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज, बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज छोटी छोटी सिंपलर फॉर्म में टूट जाए, छोटी छोटी सिंपलर फॉर्म में टूट जाए, इसको डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जैसे एक बात बताओ, आपने घर में सुबह उठ के दाल रोटी चावल खाए, सब्जी खाई है, आपको पता है वो जब आपकी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट हो जाएगी तो फाइनली जाके क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। रोटी से ग्लूकोज बन जाएगा। तो आपने क्या ग्लूकोज खाया था, नहीं, आपने दाल रोटी, आपने तो कॉम्प्लेक्स चीज़ खाई थी, उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ कहते हैं। तो आपकी बॉडी में जब डाइजेशन हुआ, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू व्हाट, सिंपलर मॉलिक्यूल्स। तो जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाए किसमें, सिंपलर मॉलिक्यूल में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन। और इस प्रोसेस में जो हेल्प करती है उनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, सेल के अंदर मान लो कोई टूट फाट हुई, सेल ऑर्गेनली में टूट फाट हुई। अब कोई चीज़ टूट फाट हो जाए वो तो सेल के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो टूटी फूटी चीज़ें कहाँ घुस जाती हैं, बेकार कार्बोहाइड्रेट किस में घुस जाते हैं, बेकार प्रोटीन फैट किस में घुस जाते हैं। कोई ऑर्गेनली टूट गया, खराब हो गया, किस में एंटर कर लेता है, यानी कि सारी की सारी चीज़ें किस में अंदर एंटर कर गई, ये सारी की सारी चीज़ें किस में एंटर कर गई, लाइसोसोम के अंदर एंटर कर गई। वैक्यूम है तो खींच लेगा उनको। अब इसके अंदर क्या पड़े हुए थे, डाइजेस्टिव। इन डाइजेस्टिव एंजाइम ने क्या करना है, इसकी डाइजेशन करनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो ये जो बड़े बड़े लाल रंग के मॉलिक्यूल देख रहे हो, ये छोटे छोटे में तोड़ देगा। ये देखो अब ये नीले नीले में कन्वर्ट हो गया। तो लाल से जो छोटे मॉलिक्यूल बने वो मैंने क्या बना दिए, नीले नीले पार्टिकल्स बना दिए। अब नीले नीले पार्टिकल बना लिए तो लाल होने नहीं चाहिए वहाँ पर, क्योंकि लाल तो नीले में कन्वर्ट हो गए, मतलब बड़ी मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गए, स्मॉलर में। अब ये स्मॉलर मॉलिक्यूल वापस सेल को सप्लाई हो जाते हैं, जाओ जाके जो बनाना है बना लो, जाओ जाके जो बनाना है बना। जैसे रिसाइकलिंग यूनिट होती है आपके स्कूल में, आपके स्कूल में या बड़े बड़े ऑफिस में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में रिसाइकलिंग यूनिट होती है। तो स्कूल का सारा कूड़ा या इंडस्ट्री का सारा कूड़ा क्या होता है, वहाँ जाता है। वहाँ पे जो काम की चीज़ें होती है निकाल लेते हैं, निकाल के उनको तोड़ फोड़ के जो चीज़ें निकलती हैं उनको कहते हैं आगे दोबारा यूज़ कर लो। और जो बेकार चीज़ें होती हैं उनको आप फेंक देते हो, डंप कर देते हो। ये भी वही काम कर रहा है, यानी कि ये डैमेज पार्ट्स को सेल के वॉर्न आउट ऑर्गेनली, वॉर्न आउट ऑर्गेनली मतलब जिन ऑर्गेनली में टूट फाट हो गई है, ये उनको अपने अंदर खींचता है। डाइजेस्टिव एंजाइम इसको तोड़ते हैं सिंपलर फॉर्म में और वापस सप्लाई कर देते हैं सेल को, जाओ जो बनाना बना लो, इसका जो करना कर लो। तो आप लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ये कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, पर किसकी मदद से कर रहे हैं,
डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से कर रहे हैं। पर इनका एक और बहुत अच्छा काम होता है, आपके एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, समझो उसको क्या कहते हैं। कई बार क्या होता है, सेल मरने वाला होता है। अब जो सेल मरने वाला है ना, वो दूसरों को भी खराब करेगा। या कई बार सेल के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है। अगर कोई सेल के अंदर इन्फेक्शन आ गया तो वो इन्फेक्शन दूसरे सेलों में भी फैल सकता है, और दूसरे सेलों में फैलेगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो सेल कहता है भाई अंदर तो एक तबाही मचाने वाला कोई घुस गया है, ये पंगा करेगा। तो मान लो सेल के अंदर ये घुस गया, एक्स कुछ भी घुस गया, वायरस घुस गया, कुछ भी घुस गया, अब ये सेल को तबाह कर देगा। ये क्या करता है, ये अपने अंदर धमाका करता है। जैसे होता है ना सुसाइड कर लेना, सुसाइड कर लेना, ये अपनी आत्महत्या कर लेता है। अब तो अगर ये अपने अंदर धमाका करेगा तो क्या होगा बताओ। इसका धमाका करने से क्या होगा, जो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम थे ग्रीन कलर के, वो डाइजेस्टिव एंजाइम किसके अंदर फैल जाएंगे, पूरे सेल के अंदर फैल जाएंगे, पूरे सेल के अंदर फैल जाएंगे। इसको भी उठा के डाइजेशन कर देंगे, मतलब इसको भी तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो इससे दूसरे सेल तो बच गए इन्फेक्शन से, दूसरे सेल तो बच गए तबाही से। तो ये खुद सुसाइड करके बचा लेता है। तो इसीलिए लाइसोसोम को कभी कभी सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं अभी बता दूंगा। फिलहाल इतना समझ में आ गया। आओ पहले मार्क करते हैं जो जरूरी है, फिर जो एक्स्ट्रा नॉलेज मार्क करेंगे। आ जाओ मेरे बच्चों। जी देखिए बच्चे, मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेल प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल एंड डैमेज वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स। क्या कह रहा है, कह रहा है सेल वेस्ट प्रोड्यूस करेगा। अब ऑब्वियस है, सेल के अंदर इतना कुछ हो रहा है। अब कॉफी की फैक्ट्री है, गन्ने की फैक्ट्री है, चीनी की फैक्ट्री है, क्या कुछ तो वेस्ट मटेरियल निकलता ही होगा। वो छोड़ो, हमारे घर में इतना वेस्ट मटेरियल निकल आता है, सेल में नहीं निकलेगा। तो सेल में वेस्ट मटेरियल आ रहा है। और क्या आ रहा है, डैमेज्ड वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स, मतलब वो ऑर्गेनेल्स जिनमें टूट फाट हो रही है। ठीक है जी, ड्यूरिंग देयर एक्टिविटी। कह रहे इन सब का होता क्या है, तो लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद एंजाइम्स। बताओ जी, लाइसोसोम में क्या भरे हुए हैं, एंजाइम्स। इनको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो क्या कर सकते हैं, विच कैन ब्रेक डाउन, तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, अनवांटेड प्रोटीन, अनवांटेड कार्बोहाइड्रेट, अनवांटेड फैट। आगे देखते हैं। एंड इवन डैमेज पार्ट ऑफ द सेल, एंड इवन डैमेज पार्ट ऑफ द सेल, कीपिंग इट क्लीन एंड हेल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन। पूरा मार्क कर लिया। आगे देखो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन। कह रहा है जो बने, कौन बने, जो छोटे छोटे टुकड़े पैदा हुए डाइजेशन के बाद, आर रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म। कहाँ रिलीज कर दिए, साइटोप्लाज्म में, वेयर दे मे बी रीयूज्ड फॉर सेल्यूलर प्रोसेस, जहाँ पे उनका दोबारा इस्तेमाल हो सके। अब क्लियर हो गया। हाँ, एक आंसर नहीं लिखा, मैं लिख रहा हूँ। आ जाइए। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एनसीईआरटी एक बात कह रहा है, वो लिख देता हूँ। यहाँ पे जो बात कह रहा है वो समझो क्या कह रहा है। एनसीईआरटी वाला कह रहा है कि जो मेल की बॉडी में जो मेल स्पर्म होता है, ये मेल स्पर्म होता है बच्चे, आगे चल के चैप्टर में पढ़ेंगे हम। कह रहे हैं जो मेल स्पर्म होता है ना, इसके अंदर वही एंजाइम्स होते हैं जो लाइसोसोम में होते हैं। यानी कि ये कौन से एंजाइम लेके चल रहा होता है, कौन से एंजाइम लेके चल रहा होता है, वही डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेके चल रहा होता है, जो बड़े को छोटे में तोड़ देंगे। अब ये क्यों लेके चलता है मैं आपको बताता हूँ। अल्टीमेटली इस स्पर्म सेल ने मिलना होता है एक्सेल से, इसकी वेट कर रहा है ये एक्सेल। एक्सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके आके स्पर्म ने मीट करना है। अब एक्सेल, आप बताओ, एक्सेल को प्रोटेक्टेड होना चाहिए, जिसके अंदर इतनी, आपके घर में भी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, आप उनको घर में सेफ में बचा के रखते होंगे, नहीं रखते होंगे। चल ज्वेलरी है सेफ में रखो, पैसे हैं सेफ में रखो, ठीक है ना। तो ऐसे एक्सेल भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन होती है, इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन होती है।
इसके अंदर कोई नहीं घुस सकता भाई। पर इसके अंदर एंट्री किसको लेनी होती है? ये है फीमेल बॉडी के अंदर। अब इसने एंट्री लेनी है स्पर्म ने, स्पर्म जाके एग से मिलेगा तो जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। हमारी बॉडी का सबसे पहला सेल ही कौन होता है? हमारी बॉडी का सबसे पहला सेल कौन होता है? जाइगोट। यानी कि हम सबसे पहले क्या थे? जाइगोट थे। यानी कि एग सेल और स्पर्म सेल से मिलकर जो बनता है जाइगोट बनता है, फिर वो आगे एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब इस स्पर्म सेल ने एंट्री लेनी है एग सेल के अंदर। एग सेल है आउटर कवरेज। अब ये अगर इसको टक्कर भी मारता रहेगा, ये कुछ नहीं कर सकता, इसका कुछ नहीं कर सकता। पर फिर क्या होगा? जब ये जाके इसको टक्कर मारेगा, ये अपने सारे एंजाइम्स यहाँ क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। अब तो ये एंजाइम जब रिलीज हो जाएंगे, ये इसके आउटर मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। जब ये आउटर मेम्ब्रेन रिमूव हो गई, स्पर्म सेल किसके अंदर एंट्री ले लेगा? एग सेल के अंदर, और फ्यूजन कर देगा, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जिसके बाद सबसे पहला सेल बनता है एक इंडिविजुअल का, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? तो आपसे पूछेगा जो स्पर्म सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? दे हैव सेम एंजाइम विच आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स। लाइसोसोम वाले डाइजेस्टिव एंजाइम किसके अंदर होते हैं? स्पर्म सेल के अंदर। लॉजिक क्लियर हो गया? मार्क करते हैं। कह रहे ह्यूमन स्पर्म सेल कंटेन लाइसोसोमल एंजाइम्स व्हेन द स्पर्म मीट द एग। कह रहे जब स्पर्म एग से मिलेगा, दिस एंजाइम ब्रेक डाउन, ये एंजाइम तोड़ देंगे। किसको तोड़ देंगे? आउटर लेयर ऑफ द एग, एग की आउटर लेयर, अलाउइंग फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या हो सकेगा? फर्टिलाइजेशन हो सकेगा टू टेक्स प्लेस। हाँ, एक आंसर लिख रहा हूं, वाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? आंसर, बिकॉज they contains digestive enzymes which can digest लिखा है, which can digest cellular content, सेल के कंटेंट को डाइजेस्ट कर सकता है। इन केस ऑफ any infection or cell damage, they burst मतलब इनमें धमाका होगा। they burst digestive enzymes spread all over the cytoplasm। कहाँ फैल जाएंगे सारे के सारे? बोलो, सारे के सारे कहाँ फैल जाएंगे बच्चों? साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। एंड हेंस डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, मतलब अपने ही सेल को क्या कर गया? वो डाइजेस्ट कर गया। which prevents further damage, जो आगे के फर्दर डैमेज को बचा लेता है। therefore they are known as suicidal bags। समझ में आ गया मेरे बच्चों? नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। देख रहे हो, हर चीज को लिख रहा है। जरा बताना, जरा राइबोसोम के आगे क्या लिखा था? प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे क्या लिखा था? मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग यूनिट। लाइसोसोम के आगे क्या लिखा था? क्लीन अप सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया के आगे क्या लिख रहा है? पावर हाउस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के आगे क्या लिखा था? द हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस, मतलब सारे फैसले यही लिए जाएंगे, चाहे प्रोटीन बनाना है, चाहे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ वो कह रहा है। नेक्स्ट इज पावर हाउस। अब जैसे आप लोगों के घरों में कोई ऐसे 1 या 2 या 3 मेंबर होंगे जो पैसा कमा के लाते हैं, जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो पावर हाउस होते हैं पूरे घर का, क्योंकि उन्हीं की मनी से ही आपका घर चलता है। तो ठीक ऐसे सेल का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहते हैं?
वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो नोट से रिलेटेड 9811232145 विमल सर से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो, बाय बच्चों।